11 जुलाई 2022 ये वो दिन है जिस दिन आरबीआई का एक सर्कुलर आया जिसमें ये कहा गया कि अब इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि जो इंटरनेशनल इन्वॉइसेस है वो रुपी डोमिनेशन में आ सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 में अब तक आरबीआई ने 16 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अलाउ किया है इंडियन रुपी को यूज़ करने के लिए, ताकि यूएस के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। लेकिन इंडिया इसमें अकेला नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज, जिसका भारत भी एक हिस्सा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि आपस में ट्रेड करने के लिए ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही जर्मनी और फ्रांस ईरान से ऑयल ट्रेड के लिए यूरो की करेंसी का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही है। चाइना भी चाहता है कि हमारी भी करेंसी मार्केट में चले। लेकिन अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि अचानक से कई सारी कंट्रीज डॉलर से अपनी डिपेंडेंसीज हटाना चाहती है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं और इसके एफर्ट्स पहले भी लिए गए थे, यानी आज से 20 साल पहले भी एफर्ट्स लिए गए थे कि डॉलर से डिपेंडेंसीज हटाई जाए। लेकिन वो सारे जो एफर्ट्स हैं वो नाकाम रहे। लेकिन इस बार जो है वो रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं, यानी कि इस बार चीज़ें बहुत अलग हैं और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे डॉलर का फॉल स्टार्ट हो गया है। इस फॉल को समझने के लिए राइज को समझना भी बहुत ज़रूरी है और डॉलर का जो राइज हुआ है वो भी एक बहुत ही इनक्रेडिबल स्टोरी है जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। डॉलर का जो राइज है वो कई लोग मानते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने जो ऑयल की डील की थी कि ऑयल डॉलर में ही ट्रेड हो, वहाँ से हुई है। लेकिन एक्चुअल में जो डॉलर का राइज है वो शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 1 से। तो चलिए डिटेल में ये सारी चीज़ें समझते हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे लेसन्स मिलेंगे हिस्ट्री से। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है एम स्टॉक, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। 1870 के दशक में दुनिया भर की ज़्यादातर कंट्रीज़ की जो करेंसीज थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करती थी। अब आप कहेंगे ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, तो चलिए उसे पहले समझ लेते हैं। आज के डेट में क्या होता है कि कोई भी करेंसी है उसकी वैल्यू एक्सचेंज पर ट्रेड होती रहती है और फिर वहाँ से ही वो प्राइस डिसाइड होती है। जैसे हम इंडियन रुपी की बात करें तो डेली उसकी प्राइस चेंज होती रहती है कंपेयर टू अदर करेंसीज, और करेंसी एक्सचेंज पर ये सारी चीज़ें तय हो जाती है। और आज की जो करेंसीज हैं उन्हें फ्री फ्लोट करेंसीज कहते हैं। लेकिन 1870s में ऐसा नहीं था। तब जो करेंसीज थी वो ज़्यादातर गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसीज थी, यानी उस करेंसी को गोल्ड की बैकिंग मिलती थी। यानी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसी करेंसी है जिसको गोल्ड की बैकिंग है, तो आप उस कंट्री के रिजर्व बैंक को वो पैसे दे सकते हो और उसके बदले में गोल्ड भी ले सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है कि आप पैसे लेकर गोल्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस टाइम जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज थे, फिर चाहे उसमें यूके हो, यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन कंट्रीज़ में जो भी करेंसीज चल रही थी वो सारी गोल्ड बैक करेंसीज थे। और ये करेंसीज का दौर काफ़ी अच्छा था। और इस टाइम अगर हम इन्फ्लेशन नंबर्स को देखें तो वो भी काफ़ी कंट्रोल में थे, यानी कि ये सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन ये जो सिस्टम है ये अच्छे से चला 1913 तक। अब सवाल ये आता है कि 1913 के बाद हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ और उसके बाद सारा जो गणित है वो बदलने लगा। अब क्या है कि अगर किसी कंट्री की करेंसी को गोल्ड बैकिंग है तो उतना गोल्ड का रिजर्व उनके पास होना चाहिए। अब वर्ल्ड वॉर 1 तक यूके काफ़ी पावरफुल बन चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी सारे खर्चे हो गए, तो ऐसे में उन्हें अपना काफ़ी सारा सोना बेचना पड़ा। तो हुआ ये कि अगर आपकी करेंसी को गोल्ड की बैकिंग है तो आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड के रिजर्व्स होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन बदलती हुई नज़र आ रही थी। उतनी बैकिंग गोल्ड की थी नहीं जितनी होनी चाहिए थी, और इसीलिए यूके इस गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ गया। अब यही से चीज़ें बदलने लगी। अब यूके के साथ बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी सेम सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। अब इन कंट्रीज से ये जो गलती हुई थी इसका फ़ायदा अब यूएस को होने वाला था। 2014 से लेकर जो लोग इतिहास की जानकारी रखते हैं उन्हें पता है कि यूएस 1917 तक वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर ही नहीं किया। उसका मेन काम यही था कि अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको वेपन्स प्रोवाइड करना। अगस्त 1914 टू मार्च 1917 इस पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स ने $2.2 बिलियन के वॉर सप्लाईज प्रोवाइड किए यूरोप को। और 1916 इस अकेले ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स ने $1 बिलियन के आर्म्स यूरोप को शिप किए। अब इसको आप स्टैटिस्टिकली और बेटर कैसे समझ सकते हैं, तो सुनिए। 1920 में दुनिया भर में जितना भी आर्म्स का एक्सपोर्ट हो रहा था उसका 52% शेयर यूनाइटेड स्टेट्स के पास था। यानी वर्ल्ड वॉर 1 में अगर बाकी कंट्रीज फाइट कर रही थी तो यूएस उसका बेनिफिट ले रही थी। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ वेपन्स प्रोवाइड किए, उन्होंने यूके और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ को लोन्स भी प्रोवाइड किए। अब ये जो लोन वाली बात है या पॉइंट करके रखना, मैं आगे इसका रेफरेंस फिर से बताऊंगा, क्योंकि अब यही लोन्स यूके और फ्रांस को महंगे पड़ने वाले हैं। अब ये जो यूएस इतना सारा पैसा कमा रहा था तो इससे ये धीरे धीरे अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने लगे। और आप देख सकते हैं कि
वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम इनके जो गोल्ड रिजर्व है इसमें स्पाइक नजर आएगी और आगे भी इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ये परसेप्शन होने लगा कि यूएस एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है और उनकी करेंसी भी बहुत स्ट्रांग है बिकॉज उसके पास गोल्ड की बहुत अच्छी बैकिंग है जो कि यूके के पास नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें देखकर यूके को भी पता चला कि जल्द से जल्द हमें गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो 1926-27 के आसपास ये फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड में आए। लेकिन तभी 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी उस टाइम, यूएस सबसे बड़ी थी, उसके बाद यूके थी और तीसरी सबसे बड़ी थी जर्मनी। इन तीनों भी कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से अफेक्ट होने लगी थी। लेकिन अभी आपको याद होगा वो लोन जो यूएस ने यूके और फ्रांस को दिया था। अब डिप्रेशन के पहले तो वो लोन की रिपेमेंट्स आराम से अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे ही डिप्रेशन आया प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम क्या थी कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद यूके और फ्रांस काफ़ी सारा पैसा जर्मनी से वसूल रहे थे और उसी पैसों से वो यूएस के लोन भी चुका रहे थे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन की वजह से अब जर्मनी प्रॉब्लम में आ गई, एम्प्लॉयमेंट 3 गुना बढ़ गई, इकोनॉमी बहुत खराब परफॉर्म करने लगी। तो जर्मनी ने कहा कि अब तो हम पैसा नहीं पे कर पाएंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी उतना सपोर्ट ही नहीं कर रही है। 2 चीज़ें की, एक तो पैसे पे करना बंद किया और यूनाइटेड स्टेट्स से हेल्प मांगी, जो कि यूएस ने दी भी क्योंकि यूएस को पता था कि आगे चल के इसका भी ज़रूर फायदा होगा। अब जर्मनी की इस खराब हालत को देखकर बाकी कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने जर्मनी में इन्वेस्ट किया था वो भी अपना पैसा धीरे धीरे निकालने लगे। तभी जर्मनी को पता चला कि अगर ये ऐसा पैसा निकालते रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी और ख़राब हो जाएगी और इसीलिए इन्होंने बहुत ही शॉकिंग स्टेप लिया। स्टेप ये था कि जो भी दूसरे कंपनीज के इन्वेस्टर्स और कंपनीज के एसेट्स जर्मनी में थे उसे फ्रीज कर दिया गया। अब उन पैसों को या फिर एसेट्स को कोई भी निकाल नहीं सकता। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई यूके को, क्योंकि यूके की जो बड़ी बड़ी बैंक्स थी उनका काफ़ी सारा पैसा जर्मनी में फंस चुका था। अब वो पैसा वो निकाल नहीं पा रहे, इसलिए ये जो डिप्रेशन की वेव थी ये तुरंत जर्मनी से यूके की तरफ बढ़ने लगी। अब इस प्रॉब्लम की वजह से दुनिया को पता तो चल गया कि यूके की बैंक्स प्रॉब्लम में है और यूके भी प्रॉब्लम में है, इसलिए लोगों ने फटाफट पाउंड को गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू किया क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन जैसे ही ये डिमांड बढ़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाउंड को गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे, तो यूके को भी पता था कि अपने पास उतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग तो है नहीं और इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर निकलने का फिर से। अब ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर निकले इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हर एक कंट्री जैसे इंडिया भी है वो कुछ दूसरी करेंसीज का रिजर्व अपने पास रखती है और इस चीज़ को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। अब इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है इट इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, क्योंकि अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है तो वो डॉलर में खरीदना है, गोल्ड खरीदना है जो डॉलर में खरीदना है, तो आपके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व होना चाहिए ताकि उन चीज़ों को आप खरीद सके। अब क्योंकि यहाँ पर यूके गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आ चुका था तो लोगों का भरोसा यहाँ से टूट चुका था, अलग अलग कंट्रीज़ का भरोसा भी इस करेंसी से टूट चुका था। तो उन्होंने सोचा कि हम पाउंड को रिजर्व रखने के बजाय गोल्ड को रिजर्व रखते हैं, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर आने के बाद उस पाउंड की वैल्यू क्या ही रहेगी कौन जाने। तो इसीलिए लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रीफर करने लगे और यहीं से फिर पाउंड के डाउनफॉल की शुरुआत हुई। अब कंट्रीज ग्रेट डिप्रेशन से बाहर नहीं आती तो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में यूके का और नुकसान हो गया। तो ऐसे में कौन सी करेंसीज को अपनाएं, फॉरेक्स रिजर्व के तौर पर कौन सी करेंसी को यूज़ करें, ऐसे कई सारे सवाल दुनिया भर की कंट्रीज़ के सामने थे। और फिर इसका सोल्यूशन क्या था? तो सोल्यूशन था ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। 1944 में 44 कंट्रीज से 730 डेलीगेट्स ब्रेटन वुड्स आए, जो कि यूएस के न्यू हैम्पशायर में आता है। और इसका मेन पर्पज़ यही था कि ये सारे वर्ल्ड वॉर होने के बाद अब पूरी दुनिया को ऐसी करेंसी की ज़रूरत है जिससे जो ट्रेड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाए, और यहाँ पर सिलेक्ट किया गया यूएसडी को। अब आप पूछेंगे कि यूएसडी क्यों? पहला रीज़न ये था कि इन दोनों वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो बहुत प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुकी थी, और यूएस वहीं पर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। तो एक तो पॉलिटिकल पावर कह सकते हैं उनकी, क्योंकि उनके कंपटीशन में और कोई भी कंट्री नहीं थी, और दूसरी चीज़ कि ये जो यूएस डॉलर है उसे गोल्ड की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, जबकि हमने देखा कि जो बाकी कंट्रीज़ की करेंसीज थी वो अब गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर निकल चुकी थी। तो ट्रस्ट फैक्टर ऑफकोर्स वहाँ पर नहीं था, कंट्रीज़ का ट्रस्ट फैक्टर उस करेंसी पर था जो गोल्ड स्टैंडर्ड से बैक्ड है, और वो थी यूएसडी। तो इस कॉन्फ्रेंस में यूएसडी को ग्लोबल करेंसी के तौर पर सिलेक्ट किया गया, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर थे। टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि जो यूएसडी है वो हमेशा अपनी गोल्ड की बैकिंग अपने पास रखेगी और उतनी ही डॉलर छापेगी जितना कि गोल्ड उसके पास है, उस प्रोपोर्शन में है। और यूएस ने भी ये सारी चीज़ें मान ली। लेकिन फिर इसमें एक टर्न आया। टर्न ये आया कि कोरियन वॉर शुरू हो गया, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच था, और 1950 में यूएस ने इस वॉर में एंट्री की। अब इसमें यूएस को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, और यहाँ पर इन्होंने यूएस डॉलर को छापना शुरू किया।
लेकिन जल्दी बाकी कंट्रीज को पता चला कि ये जो यूएस डॉलर छापा जा रहा है ये गोल्ड के प्रोपोर्शन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब बाकी कंट्रीज प्रेशर बनाने लगी तभी 1971 में रिचर्ड निक्सन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे तब, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब जो यूएस की करेंसी है वो गोल्ड से बैक नहीं रहेगी, ताकि और भी ज़्यादा पैसा अगर फ्यूचर में छापना हो यूएस को तो वो बिंदास छाप सके। अब यहाँ पर बाकी कोई कंट्री ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम यूएस की पॉलिटिकल पावर बड़ी ज़बरदस्त थी और बाकी कोई कंट्री उसके खिलाफ कम्पीट भी नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए किसी करेंसी का ऑप्शन भी नहीं था। और इसी तरह यूएसडी पूरी दुनिया पर राज कर रही थी। इसी बीच 1974 में यूएस ने सऊदी के साथ एक डील साइन की, और ये डील आगे चलकर डॉलर को और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत महत्वपूर्ण थी। इस डील में यूएस गवर्नमेंट सऊदीज को एग्रीकल्चर, लेबर, साइंस और टेक्नोलॉजी में टेक्निकल असिस्टेंस देगी। साथ ही सऊदीज अभी तक ऑक्शन ना किए हुए ट्रेजरी बिल्स भी खरीद सकती थी। और इसके बदले में यूएस ने क्या मांगा, तो ऑयल का जो भी एक्सपोर्ट होगा वो यूएस डॉलर में होगा। अब आने वाले सालों में जैसे जैसे ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी वैसे वैसे डॉलर का डोमिनेंस बढ़ने लगा। और तो ये था यूएस डॉलर का राइज। और इस यूएस डॉलर को हिलाने की पहले भी कई बार कोशिशें की गई, लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड आज तक आते हैं तो आज यूएस की हालत बड़ी ख़राब है। 31 ट्रिलियन डॉलर का डेट इनके ऊपर है, और ऐसे में यूएस की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। बैंक्स लगातार फेल हो रही है। ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े डेट को यूएस कैसे रिपे करेगी। और साथ ही पिछले कुछ सालों में यूएस ने अपनी पॉलिटिकल पावर की मदद से कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जो कई सारी कंट्रीज़ को पसंद नहीं आए। अगर उन्हें कोई कंट्री पसंद नहीं है तो वो उसे सैंक्शन करती थी और पूरी दुनिया को कहती थी कि कोई भी उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा। जब उन्होंने ईरान को सैंक्शन किया था तो इंडिया को भी वार्न किया था कि आप इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन फिर जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो इंडिया वालों ने भी सुनना बंद किया। अब यूएस ने रशिया पर सैंक्शन तो लगाए थे, लेकिन इंडिया नहीं माना। और ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हो रहा है। 2014 में यूएस ने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर निकालने की धमकी दी थी। स्विफ्ट नेटवर्क स्मूथ ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके चलते 2018 के करीब रशिया ने अपना एक नेटवर्क लाया, और आज 400 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स उनके पार्टनर हैं। और फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ ने भी इसी तरह की चीज़ें करना शुरू की, अपनी अपनी करेंसीज़ को इंटरनेशनल बनाना शुरू किया, ताकि वो अपनी करेंसी को ट्रेड कर सके और यूएस डॉलर पर उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे। यूएस के डॉलर पर जो लोगों का डाउट है वो 2020 में बढ़ना शुरू हुआ बहुत बड़ी मात्रा में, जब यूएस ने बहुत क्रेजीली डॉलर को प्रिंट करना शुरू किया। आज जितने भी यूएस डॉलर यूज़ में हैं उसमें से लगभग 50% 2020 में छापे गए थे। ये तो मैं बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ, एक्चुअल नंबर इससे भी ज़्यादा है। और इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो यूएस को सिर्फ 1-2 साल नहीं, आने वाले 20-30 साल में देखने वाले हैं। 2020 यूएस की बुक्स की हिस्ट्री में लिखा जाएगा एक बहुत बड़ी गलती के तौर पर। अब इस चीज़ पर हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम इस चीज़ पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, जो कि अगले वीक आ जाएगा। और फिर दुनिया का एक रूल ये भी है कि दुनिया आपकी इज्जत तब तक ही करेगी जब तक आप किंग हो। जैसे ही आपकी जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, जैसे ही आपकी सुपर पावर धीरे धीरे कम हो जाती है, वैसे वैसे आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। ये निजी जीवन में और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों जगह पर अप्लाई होता है। जहाँ तक यूएस की इकोनॉमी की बात है, बहुत ठंडे तरीके से आगे बढ़ रही है और ऑलरेडी क्राइसिस में भी फंस चुकी है। तो ऐसे में बाकी कंट्रीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले रही है डॉलर से डिपेंडेंसी हटाने का, और शायद यूएस भी इस टाइम कुछ कर नहीं पाएगा। तो यही आप सभी के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें